अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हमारे पास आज जो टॉपिक है इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोरेंट्स फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। लोरेंट्स LORENTZ, ठीक है ना। तो लोरेंट्स फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। लोरेंट्स फोर्स क्या है? किस फोर्स को हम लोरेंट्स फोर्स कहते हैं? देखिए, जब एक चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल एक प्रोटॉन की तरह, एक इलेक्ट्रॉन की तरह, या कोई आयन एक हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल की तरह, यानी कोई भी चार्ज या चार्ज पार्टिकल हम कहेंगे जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। या आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी तक हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाले रीजन में हम एक चार्ज मान लीजिए Q प्लस Q को रख देते हैं। तो आप जानते हैं कि इस प्लस Q पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप चाहें कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, अब ये यूनिफॉर्म है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हर पॉइंट पर सेम ही होगी। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसके लिए एक्सप्रेशन है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, एंड आपको क्या मिलता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो ये F क्या है? ये फोर्स है जो एक चार्ज ने एक्सपीरियंस किया है जब आप उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप एक चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो भी अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये अगर हम कहें कि भाई ये फोर्स एक चार्ज ने अपने आप पर क्यों एक्सपीरियंस किया, तो इसके कई तरीकों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई एक चार्ज जो है इसके इर्द गिर्द अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर है ही, उस एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ई है, ठीक है ना। मगर इस चार्ज का अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब आपने इस चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो दो फील्ड्स वहां पर होने की वजह से इस चार्ज ने अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। यानी आप कह सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू फील्ड्स, एक अपना फील्ड और दूसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इस चार्ज को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो क्या होगा? यहां पर दो बातें हो सकती हैं। आपने पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बोला था कि किस तरह से ओरिस्टन ने ये प्रूव कर लिया एक्सपेरिमेंटली कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। आपने देखा कि वहां पर एक मैग्नेटिक कंपास जो था, तो वो मैग्नेटिक कंपास इन द नेबरहुड ऑफ द कंडक्टर, जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रही थी, तो आपने देखा कि जब करंट पास हो गई तो मैग्नेटिक कंपास जो नेबरहुड में थी उसने उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो वो डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है? वो डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है, शाबाश, कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अभी तक ऑरिस्टर ने यानी 1820 में या 21 में जो वहां पर डिस्कवरी हुई ऑरिस्टर के जरिए, वो डिस्कवरी ये थी कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और उसका वो मैग्नेटिक फील्ड एंटायरली डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट करंट, ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो डिपेंड करेंगी ऑन करेगी वो डिपेंड करेगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दैट कंडक्टर, ठीक है।
तो एंटायरली वो मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंडेंट है किस पर, करंट पर। अगर करंट ही नहीं आप पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर एक सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है, उसका कॉज क्या है, व्हाट कॉजेज दैट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप जानते हैं एक कंडक्टर वैसे जब करंट फ्लो हो जाती है तो उसमें से क्या फ्लो होता है, एक्चुअली चार्ज फ्लो होता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द ही बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। आई बात समझ में? कंडक्टर जो है, कंडक्टर में से करंट है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, मगर करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये दरअसल चार्ज जो मोशन में है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब एक चार्ज रेस्ट में हो तो उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हमारा कंक्लूजन ये है कि जब एक चार्ज मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके इर्द गिर्द होगा ही, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से जन्म देता है। ठीक है ना, इट गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेनेवर देयर इज ए चार्ज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज कहीं पर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट व्हेन दैट चार्ज इज मूविंग, व्हेन इट इज इन मोशन, जब वो मोशन में हो, जब वो मूव करे, तो उस चार्ज के इर्द गिर्द एक दूसरा भी फील्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? तो यहाँ से जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉ होता है, वो पॉइंट ये होता है जो हमने इसमें से पता लगाया, वो ये है कि a stationary charge has electric field only around it। एक स्टेशनरी चार्ज, एक रेस्ट वाले चार्ज के इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट a moving charge has an electric as well as magnetic field around it। और जो मूविंग चार्ज हो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है ना, अगर आप ऐसे किसी चार्ज को मान लीजिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आपने, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का नहीं है, ये कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनवाया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, उसके रीजन आपने पढ़ा है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अगर आप इस चार्ज को वहां पर रखेंगे, यानी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ये हम सोच सकते हैं 2 मिनट के लिए, तो अगर आपने इस चार्ज को वहां पर रखा तो आपने कहाँ इसको रखा, आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक यूनिफॉर्म रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के लिए क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अपना भी इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है कि नहीं। अब उसकी वजह से, इन दो फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स होगा Q इंटू ई। तो ये जो फोर्स है ये कब है, ये एक चार्ज, वो फोर्स है जो एक चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, यानी फील करेगा अपने आप पर, जब आप इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ये आप 11th क्लास, ये सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर यही चार्ज, मान लीजिए अगर यही चार्ज मूव कर रहा है और आपने इस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन आपकी है, शाबाश, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप पैरेलल इस तरह से लाइंस डालते हैं या वेक्टर्स डालते हैं, इक्वली स्पेस्ड यानी पैरेलल डालते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई ये रीजन जो है, इट इज द रीजन ऑफ these parallel lines or parallel vectors represent the region of uniform electric field। तो ये जो parallel lines हैं या parallel vectors हैं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम फिर से इसी तरह से लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इस रीजन में अब क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लीजिए आपने फिर से ये चार्ज यहाँ पर रखा, ठीक है ना। अगर आपने ये चार्ज यहाँ पर रखा और आप इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहां से मूव करवा रहे हैं, मान लीजिए यहां से, अब ये चार्ज ऐसे मूव हो गया, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो है अलोंग एक्स एक्सिस, और आपने इस प्लेन में मान लीजिए इस चार्ज को मूव करवाया है, किस प्लेन में मूव करवाया है, एक्स वाई प्लेन में। ये देखिए ये चार्ज यहां से मूव कर रहा है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
आप एक एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से सोच सकते हैं। आप एक हॉर्स शू मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट जो है वो इस शेप का मैग्नेट होता है, और इसके ये जो दो लिम्ब्स होते हैं, एक लिम्ब ये नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ, ठीक है ना, और ये दूसरा साउथ होता है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाती है। ये जो बीच वाला रीजन होता है ऑलमोस्ट ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है। अगर आपके पास ऐसा ही एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और आपने यहाँ पर ही एक चार्ज रख लिया है ये Q, और ये चार्ज Q जो है ये मूव कर रहा है इस तरह से, एक्स वाई प्लेन में ये मूव कर रहा है मान लीजिए। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो है ये जो मैंने एरो यहाँ से बनाया, ये जो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, यानी चार्ज जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे कि अब ये चार्ज जो है, ये चार्ज रेस्ट में नहीं है, बल्कि ये चार्ज क्यू जो है ये मोशन में है। अब मैंने पहले ही कहा, whenever a charge is at rest it has only an electric field around it, but when it is in motion it develops a magnetic field also। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा सिर्फ एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब चार्ज मूव करेगा तो दोनों फील्ड इसके साथ होंगे, वो एसोसिएटेड होंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो अभी छोड़िए, लेकिन ये चार्ज जो है, ये क्यू जो है ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये यहाँ से जा रहा है, लेकिन हमें इसको रखा कहाँ पर है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मान लीजिए ये जो इसका, मान लीजिए ये जो बी है, यानी ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ मान लीजिए इसने ये एंगल बनाया है, एंगल थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर। तो अब जरा आप बताएंगे कि अगर चार्ज यहां से मूव कर रहा है, एक अपना मैग्नेटिक फील्ड इसका है, क्योंकि ये मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अब मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दूसरा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हो गए दो फील्ड्स। अब इन दो फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन जो है, दैट विल रिजल्ट इनटू ए फोर्स। जिस तरह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को रखा जाता था, मान लीजिए रेस्ट में ही रखा आपने, तो जब आपने एक चार्ज को रखा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, और वो फोर्स था Q इंटू ई। चूंकि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, तो आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, Fe, ठीक है ना। तो ये बनेगा Q इंटू ई, ठीक है। लेकिन अब ये चार्ज मूव कर रहा है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, बल्कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। वेरी गुड, इसने मूव किया किसमें, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अब इसका अपना, अब ये जो चूंकि चार्ज मोशन में है, इसके इर्द गिर्द तो अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे हमने अभी कहा कि मोशन वाले चार्ज में दोनों फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दीज विल इंटरैक्ट। जिस तरह यहाँ पर आपको इंटरेक्शन से ये फोर्स मिला, इलेक्ट्रिक फोर्स, मगर यहाँ चार्ज कहाँ पर था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब चार्ज यहाँ पर रेस्ट में नहीं है, बल्कि मूव कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। कितने फुल फील्ड्स वहां पर जमा हो जाएंगे, दो, एक इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, लेकिन हम उसकी बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, क्योंकि चार्ज जब मोशन में होगा दोनों फील्ड्स होंगे। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके इर्द गिर्द। लेकिन फिलहाल जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो इस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। अब वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स होगा एफ एम, ठीक है ना। तो लॉरेंट्स कहता है कि ये जो फोर्स होगा, यानी जब आपने एक चार्ज को मूव करवाया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या इन ए रीजन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जरा समझ लीजिए। यहां पर क्या था, चार्ज प्लेस्ड था, वी हैड प्लेस्ड द चार्ज एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर चार्ज है, लेकिन कहां पर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको छोड़िए, अब आपका चार्ज जो है, यू आर मूविंग द चार्ज, शाबाश, इन
ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपने इस चार्ज को मूव करवाया, लेकिन किस में मूव करवाया? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया। देन there will be two magnetic fields, one around this charge and the other because of this external magnetic field। जो external magnetic field है वो भी एक magnetic field है, और अब इसके इर्द गिर्द वाला magnetic field भी magnetic field ही है। then there is an interaction between these two magnetic fields, और अब इस पर फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स जिस तरह से यहां पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस हुआ था Q इंटू E, तो यहां पर जो इस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि भाई ये चार्ज, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। एंड that force is directly proportional, शाबाश, to the velocity with which the charge is moving, ये किस velocity से move कर रहा है, and that force is directly proportional to sine of strength of external magnetic field, कि भाई ये external magnetic field जो है ये कितना strong है, यानी कितना weak या कितना strong आपने magnetic field रखा हुआ है, ठीक है। और ये उस पर भी डिपेंड करेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स इस पर एक्सपीरियंस होगा, इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में, जितना आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा होगा। जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं, उतना ही फोर्स, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, जो वो फील करेगा, वो चार्ज जो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जब इस चार्ज को मूव करवाया जाएगा, तो लफ्ज यहाँ पर देखिए, आपको रेस्ट में चार्ज को नहीं रखना है, उस पर हम बाद में भी बात करेंगे। तो लेकिन आप जब चार्ज को मूव करवाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना पहले, शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, जो इसकी जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, और जितना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ एंगल, ठीक है ना। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ एंगल between what, between the direction of V and B, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो पहले कि F is directly proportional to Q, and then F is directly proportional to V, F is directly proportional to B, and F is directly proportional to what, sine of theta। आए बात समझ में? तो आप जब इन चारों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग ऑल, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा F is proportional to Q V B sin थीटा, ठीक है ना। यहाँ असाइनमेंट्स में मेजर करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी 1 ही आएगा, F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। ये कौन सा फोर्स है, आप जरा बताइए। ये F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा is the force experienced by a moving charge in an external magnetic field। जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो, ठीक है ना। बाद में हम देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म ही हो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल इस तरह से बताऊंगा कि अगर आपने, यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लिया, अगर आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो भी अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, जिस तरह से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहकर अपने आप पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रहकर ये चार्ज अपने आप पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये चार्ज मूव करें तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये करेगा Q V B sin थीटा। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, V क्या है, velocity with which the charge is moving, B क्या है, strength of the external magnetic field, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ velocity and direction of external magnetic field। अब मैं इस फोर्स को, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इससे हमें क्या मिलता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक सी चीज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको FM लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस हो गया, और हम लिखेंगे Q, शाबाश, V B sin थीटा। देखिए, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन से, ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट भी हो जाएगा जब हम ये पूरा इस एक्सप्रेशन को समझेंगे, और इस पर जो क्वांटिटीज हैं
उनको टटोलेंगे कि ये फोर्स जो है कब इंक्रीज डिक्रीज होगा और किस तरह से ये इन क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात जो है, ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। वेरी गुड। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा हो कम हो, शाबाश, फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसने अपना चार्ज जो है लूज कर दिया, तो ये क्यू क्या बनेगा? जीरो। तो फोर्स क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल ही फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और जितना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। देन इट डिपेंड्स अपॉन v। तो वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा। अब मान लीजिए कि चार्ज रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन रेस्ट में है, तो v क्या बनेगा? जीरो। तो फोर्स क्या बनेगा? ये भी जीरो ही बनेगा। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब अब ये होता है कि चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा अगर ये रेस्ट में है। मैग्नेटिक फील्ड में, अब आपने याद रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी चार्ज को रख दीजिए, उसने अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज तब तक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा अपने आप पर जब तक कि वो मूव ना करे। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है ना? तो जो वो मैग्नेटिक फोर्स अपने आप पर एक्सपीरियंस करेगा, शाबाश, वो डिपेंड करेगा कि वो इस पर डिपेंड करता है कि क्या ये चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है। अगर वो रेस्ट में है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज अपने आप पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, ठीक है? मगर साथ ही में जितना तेज वो मूव करे, जितनी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, उतना ही ज्यादा फोर्स भी होगा, ठीक है? शाबाश। बी, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, शाबाश, उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तो फोर्स ज्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, शाबाश, स्ट्रेंथ कम हुई तो फोर्स कम होगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड होगा ही नहीं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया ये चार्ज, तो ये कोई मैग्नेटिक फोर्स अपने आप पर एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि वहां पर बी जीरो हो जाएगा, ठीक है? अगली बात, अगर एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो का मतलब क्या है? बी एंड वी जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, हाँ भाई, ठीक है? अगर हम मान के चले कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही, शाबाश, क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम माने कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ही चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पर हमने जो रीजन बनाया है ये एक्स वाई प्लेन, इसमें जब आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं ये अलोंग एक्स एक्सिस हमने बनाया। तो अगर ये चार्ज भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करें, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वी एंड बी? इट विल बी जीरो। सो साइन जीरो इज जीरो, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो यहां पर यह पता चला कि व्हेन ए चार्ज मूव्स in the direction of the force, in the direction of the external magnetic field, अगर एक चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, पहले हमने कहा चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना चाहिए जरूरी, तब ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब हम कह रहे हैं अगर ये मूव कर रहा है मगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तब एंगल थीटा विल बी जीरो, फोर्स एक्सपीरियंस विल बी जीरो। मतलब मूव करने के बावजूद भी ये चार्ज अपने आप पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अगर ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यहां से आ जाए, तो अलोंग नेगेटिव एक्सिस आ जाए, सपोज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस है और ये चार्ज यहां से आए, तो एंगल जो है वो 180 बनेगा। उस वक्त भी साइन का वैल्यू जीरो होता है, तो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन वाले दो तीन पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर जरा बताएंगे। हम लिखेंगे सपोज इफ v is 0, शाबाश, then what happens? Then f is 0, fm is 0, तो ये फोर्स जो है ये जीरो होगा। no force is experienced by a charge placed in external magnetic field but at rest, ठीक है ना? if, शाबाश, theta is equal to 0 or 180 degrees, then fm is also 0, ठीक है? तो हमारे जो कंक्लूजन वाले पॉइंट्स हैं वो हम इस तरह से नोट करेंगे, वो आप भी मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। नंबर वन,
whenever a charge moves in an external magnetic field, it experiences a force on it. तो ये अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, विच इज एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वो फोर्स इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो फोर्स is experienced by a charge if it moves shabash parallel or anti-parallel to the external magnetic field, to the external magnetic field, sorry. So no force is experienced by a charge if it moves parallel or anti-parallel to the external magnetic field. अब जरा एक और पहलू इसका देख लेते हैं, ये आप कॉपी कर सकते हैं। शाबाश, एक हमारे पास अब ये आता है एफ एम शाबाश इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। देखिए हम यहां से अगर बी ढूंढना शुरू करें, सबसे पहले अगर इस एफ एम को देखें, फिर से एफ एम इज इक्वल टू हम इस तरह से लिखेंगे क्यू इंटू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है भाई। नाउ एफ एम इज इक्वल टू क्यू, अब देखिए वेलोसिटी तो एक वेक्टर है ये, और b जो है ये भी एक वेक्टर है, और थीटा जो है वो उनके दरमियान एंगल है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, हम लिख सकते हैं v क्रॉस b, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमेशा ही वेक्टर होता है, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ये यहाँ से वेक्टर होगा, क्यू तो स्केलर है, ठीक है ना। तो ये बन गया स्केलर इनटू वेक्टर, तो ये क्या बनेगा हमारा वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर है ही, तो हम यहाँ पर वेक्टर डाल सकते हैं, और यहाँ से भी पता चलता है क्योंकि ये आप क्यू स्केलर है लेकिन ये सारा वेक्टर है, ये स्केलर इनटू वेक्टर दैट इज वेक्टर। अब सवाल ये पैदा होता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप जानते हैं क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, v एंड b का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उस पर ये फोर्स Fm डिपेंड करता है, तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू b, v परपेंडिकुलर टू b एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b। मतलब ये Fm जो होगा, ये आप जानते हैं ना, अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट हो जैसे c इज इक्वल टू a क्रॉस b, तो फिर ये मैं तो पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास से ही, आप ये जानते हैं क्या, क्या अगर हमारे पास हो सपोज, अगर हमारे पास हो सपोज सी, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो फिर आप क्या कहते हैं, दिस सी जो है इट इज ऑल्सो वेक्टर बिकॉज इट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड दिस सी इस सी की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसी तरह से इस एफ एम की जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू वी, परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। अगर आप ये राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन देखना भी चाहें तो क्या आप एक पाम रूल आप यूज कर सकते हैं, अपने राइट हैंड को इस तरह से रख सकते हैं, और इसका जो ये वाला फेस है आपका पाम वाला फेस है, ये पहले वेक्टर में रखिए, पहला वेक्टर क्या है यहाँ पर v,
तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। पहले थंब को एक्सटेंड कीजिए ताकि ये इसके साथ राइट एंगल पर आ जाए। ये देखिए, ये आपका थंब राइट एंगल पर आ गया। इसको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है राइट एंगल से, ठीक है ना। अब ये पाम जो है, राइट हैंड रूल के मुताबिक आप इसको, या पाम रूल के मुताबिक आप इसको, इस राइट हैंड को, इसके पाम को आप इस तरह से रखें फर्स्ट वेक्टर में। मगर इस थंब को आपने मूव नहीं करना है, इसको अपनी जगह पर रखना है। और इस वाले को, इस वाले साइड को आपने फर्स्ट वेक्टर जो है उस डायरेक्शन में रखना है विदाउट मूविंग द थंब, ठीक है। फिर सेकंड वेक्टर कौन सा है? ये तो v है फर्स्ट वेक्टर, ये v, ठीक है ना। तो v यहाँ से है, तो आपने इसी डायरेक्शन में इसको रखा। और सेकंड वेक्टर ये है। अब आप सेकंड वेक्टर की तरह इसको टर्न कीजिए, कर्ल कीजिए अपने फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ। आपने, सेकंड वेक्टर तो नीचे है, ये v यहाँ से है, b तो इधर से है, तो आपने b की तरफ इसको मोड़ना है इस तरह, ठीक है ना। तो थंब जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है। तो प्लेस, शाबाश, दिस इन फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। इन फिंगर्स को कर्ल करो किस तरफ? जिस तरफ सेकंड वेक्टर है। सेकंड वेक्टर यहाँ से नहीं ना है, तो मैं इस तरह से कर्ल नहीं करूंगा, मैं किस तरफ से कर्ल करूंगा? यहाँ से कर्ल। अब जरा देख लीजिए, अगर आपका, मान लीजिए यहाँ से एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ से v है, और यहाँ से v, यहाँ से v है। सपोज उल्टा कर लेते हैं, यहाँ से v है, यहाँ से b है। तो आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? v। आप फर्स्ट वेक्टर में इस तरह से रखेंगे आप हाथ को। अब सेकंड वेक्टर तो ऊपर है, तो सेकंड वेक्टर की तरफ इसको कर्ल कर्ल कीजिए। अब थंब किस तरफ गया? इस तरफ। ये डायरेक्शन कौन सी है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, टुवर्ड्स द रीडर। आई बात समझ में? इसकी डायरेक्शन ये है कि ये परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स द, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड इट इज टुवर्ड्स द रीडर। परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है, वो हो गया अवे फ्रॉम द रीडर, लेकिन ये इस तरफ है तो इसका मतलब टुवर्ड्स द रीडर। फर्स्ट वेक्टर के लाइन में आपको इस तरफ रखना है, ये साइड, और सेकंड वेक्टर जहां की ओर है वहां की ओर आपने कर्व करना है फिंगर्स को। सेकंड वेक्टर ये है, इसी तरफ आप कर्व कीजिए। तो थंब जिस तरफ जा रहा है वो है डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। अब आपका v यहाँ पर देखिए उल्टा है यहाँ से, और आपका सेकंड वेक्टर b यहाँ से है, तो आप इस तरह से रखेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ इसको कर्ल करेंगे। तो थंब कहाँ गया? वो अंदर की तरफ गया। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यानी v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी, शाबाश, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अवे फ्रॉम द रीडर। वो आएगा परपेंडिकुलर टू v, एंड ये आएगा परपेंडिकुलर टू b। आप जरा देख लीजिए, अगर ये ऐसे आपका वेक्टर होगा, f होगा, तो यहाँ पर देखिए, इट इज परपेंडिकुलर टू v, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b। अब यहाँ पर देखिए, ये पेन जो है परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर टू v आल्सो, ये v के साथ भी 90 बनाएगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये अंदर की तरफ है, वहां भी ये परपेंडिकुलर टू v, परपेंडिकुलर टू b होगा, ठीक है। देन दिस f जो है, ये f की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू v, परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, शाबाश, हाँ, v एंड b, शाबाश। तो ये बन गया आपका फोर्स, और ये इसकी डायरेक्शन। अब जरा एक और बात देख लेते हैं। अगर हम इस b को ढूंढने की कोशिश करेंगे यहां से, तो वी विल गेट b इज इक्वल टू, शाबाश, एफ एम, हाँ, डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर आपने मेजर करना है तो कैसे करेंगे आप मेजर? तो आप इसको मेजर इस तरह से करेंगे। आप कहेंगे भाई, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, मान लीजिए Q क्या है? 1 कूलम है, ठीक है ना। एंड V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये F कब मैक्सिमम हो सकता है? व्हेन थीटा इज 90। इफ थीटा इज 90, F इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो फोर्स मैक्सिमम तभी होता है जब एंगल 90 हो बिटवीन वी एंड, यानी चार्ज जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब मूव करे। अगर चार्ज मूव करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 जो है उसका वैल्यू मैक्सिमम आता है, दैट इज 1 साइन के लिए, ठीक है ना। तो b जो है दैट इज एफ एम डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ b किसके बराबर आएगा? b आएगा अब एफ एम बाई क्यू, क्योंकि ये q तो 1 है,
ये V1 है, साइन 90 भी 1 ही हो गया, Q इज 1, V इज 1, थीटा इज 90, तो ये सारा डिनोमिनेटर 1 बनेगा न्यूमेरिकली। तो यहाँ न्यूमेरिकली B FM के बराबर आ गया। तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड को या इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप डिफाइन अब कर सकते हैं। हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू एफ एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको बताना हो कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में है, तो एक पॉइंट आपने लोकेट कर दिया, व्हाट इज द स्ट्रेंथ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो आप कहेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द मैग्नेटिक फोर्स experienced per unit charge, experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the field। अगर कोई यूनिट चार्ज मूव करे एट 90 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस वेलोसिटी से, यूनिट वेलोसिटी से, जितना उस पर फोर्स उस वक्त एक्सपीरियंस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। न्यूमेरिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जो फोर्स ये चार्ज अपने आप पर फील करेगा जब ये चार्ज एक कूलम का होगा मान लीजिए, यानी यूनिट चार्ज होगा, ठीक है, और जब ये यूनिट वेलोसिटी से मूव करे बट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दो, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी रीजन में, अगर एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप एक पॉइंट पर देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कहेंगे कि जितना फोर्स इस पॉइंट पर एक चार्ज अपने आप पर फील करेगा जब वो चार्ज इस पॉइंट पर मूव करे विद यूनिट वेलोसिटी, पहले वो यूनिट चार्ज होना चाहिए, और जब वो यूनिट वेलोसिटी से मूव करे एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, तो इस पॉइंट पर जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा तो उतना ही इस वहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड as the force experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the field at that point, ठीक है। नाउ अगर दोनों फील्ड्स जमा होंगे मान लीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो टोटल फोर्स कितना होना है किसी पॉइंट, उस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर उस रीजन में, अगर एक रीजन में दो फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड हो, तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई प्लस एफ एम। अब आप ये जानते हैं कि ये एफ ई कितना होता है, क्यू इंटू ई, और ये भी जानते हैं कि ये कितना होता है, दिस इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये जो टोटल फोर्स एक पार्टिकल पर आ गया, चार्ज पार्टिकल पर आ गया, जब वो चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा हो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स के साथ साथ एक मैग्नेटिक फोर्स भी अपने आप पर एक्सपीरियंस करेगा, और इस टोटल फोर्स को हम लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। So what is Lorentz force? When a charged particle having a charge q, मान लीजिए any charge moves, when a charged आप इसको नोट कर सकते हैं, when a charged particle having charge moves in a region where both electric as well as magnetic fields exist, ठीक है, it experiences a net force called the Lorentz force, ठीक है ना। तो वो एक्सपीरियंस करेगा, आप इसको धीरे धीरे सुन सकते हो फिर से, और आप इसको रिपीटिशन में सुनकर आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस डेफिनेशन को, लॉरेंट्ज़ फोर्स की डेफिनेशन को। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स टोटल में क्या है, इट इज सपोज वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ एम, ठीक है ना। और आप इसको भी वेक्टर साइन अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप ये वाला स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, f इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है भाई। हाँ, तो ये बन गया हमारा लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। अब एक और बात यहां पर आ जाती है, जब आपने B को डिफाइन किया तो कैसे एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन आपने लिखा था, शाबाश, आपने लिखा था, शाबाश, B इज इक्वल टू एफ एम डिवाइड बाई, शाबाश, क्यू वी साइन थीटा। ये कौन सा फोर्स है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव हुआ है, और वो भी पैरेलल
और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं हुआ है और एट एन एंगल थीटा मूव हुआ है, तो ये इतना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स, आप इसको मेजर कर सकते हो। फिर हमने कहा कि भाई अगर ये, शाबाश, अगर ये Q 1 कूलम है मान लीजिए SI यूनिट्स में, तो ये क्या आएगा, और ये 1 मीटर है, ये थीटा 90 है जैसे मैंने अभी दिखाया, तो हमें क्या मिला, B इज इक्वल टू F, ठीक है। तो मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक चार्ज जो है वो मूव हो गया, एक चार्ज 1 कूलम का था, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, शाबाश, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये चार्ज जो है यहाँ से जा रहा है, नहीं ये अब यहाँ से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस और ये जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देन व्हाट विल हैपन, जैसे अभी हमने देखा B इज इक्वल, और मान लीजिए ये भी मान लेते हैं कि इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, अब ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गए, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा ये चार्ज जो मूव कर रहा है इसकी मोशन की वजह से इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा व्हेन ए चार्ज इज एट रेस्ट इट हैज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, बट व्हेन इट इज मूविंग इट हैज बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना। तो अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, इसके इर्द गिर्द का भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, द टू फील्ड्स विल इंटरैक्ट और उसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो वो फोर्स है FM, ठीक है ना, और वो इसके बराबर है। अब मान लीजिए ये फोर्स जो इसको, जब ये 1 कूलम वाला चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव कर रहा है, तो मान लीजिए इस पर फोर्स जो एक्सपीरियंस हो गया दैट इज 1 न्यूटन। तो अब आप B जो है वो कैसे लिखेंगे, 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ये बन जाता है 1 टेस्ला, विच इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो SI यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड जो है आप मेजर करेंगे, शाबाश, किसमें, टेस्लाज में, ठीक है ना, आप इसको टेस्लाज में मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, इसको आप टेस्ला कहें, टेस्ला भी यूनिट आता है, ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट आता है, ठीक है ना। आप इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, 1 वेबर, WB शॉर्ट में लिखते हैं, पर मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इट इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है भाई। तो माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बस उसका उतना ही मतलब होता है, ठीक है कि नहीं। तो आपने देखा कि अगर एक चार्ज रेस्ट में हो तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, और अगर उस चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो हम जानते हैं कि उस पर जो फोर्स होगा वो Q इंटू E के बराबर होता है। अगर इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैंने अभी समझाया कि अगर हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट हो और उसके बीचों बीच रखा जाए एक चार्ज को, अगर वो चार्ज वहां पर रेस्ट में है उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जब वो मूव करेगा उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, और वो फोर्स होगा QVB साइन ऑफ थीटा, ठीक है भाई। हाँ, और यहां हमने देखा अगर चार्ज मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, मोशन में ही सिर्फ इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और लेकिन वो मोशन ना ही पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ना ही अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज जो हमने देखी वो ये कि अगर दोनों फील्ड्स कहीं पर हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब जो उस पर टोटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स QE प्लस, शाबाश, QVB साइन थीटा होगा, और इसको लोरेंट्स फोर्स कहेंगे, ठीक है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।